तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो भूगोल के टारगेट लेकर के आए हैं। भूगोल का एक टारगेट हम लोग का ये बैच है, क्योंकि 5 चैप्टर खत्म हो गया है और छठा पाठ लेकर के आए हैं आज हम शक्ति संसाधन पढ़ाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, एक लाइन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पाठ लोड हो चुका है। क्या समझे। तो आज छठा पाठ पढ़ेंगे और आज का पाठ हम लोग को देगा शक्ति, यानी शक्ति संसाधन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ बाबू। आज हम लोग का जो चैप्टर है ये शक्ति संसाधन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे बाबू रे? शक्ति संसाधन। ठीक है, शक्ति संसाधन हम लोग को पढ़ना है। तो शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा, सब जानते होंगे ऊर्जा, क्या कि इसी ऊर्जा से देह का हर पुर्जा टाइट रहता है। शक्ति जो है ऊर्जा विकास की कुंजी है, माने चाबी है, ऊर्जा का चाबी है। शक्ति के साधन का विकास कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। कब हुआ था बाबू रे? 1800 ईस्वी में। काहे कि इसी टाइम में बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह लगा था, उद्योग लगा था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुआ था और इसलिए शक्ति संसाधन का विकास जो है 18वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, ऊर्जा जब ये ऊर्जा का निर्माण हुआ तो ऊर्जा से क्या हुआ कि उद्योग का जो है डेवलपमेंट हुआ। यानी कहने का मतलब बिना एनर्जी के दुनिया में कोनो चीज चल सकता है? तो सभी फैक्ट्री को चलाने के लिए या मतलब कारखाना को चलाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? ऊर्जा का। और कोयले का इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था ऊर्जा के रूप में? कोयले का। तो इससे वाष्प शक्ति वाला रेल इंजन बनाया गया, जिसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स वाट करके नाम था, है ना। तो जेम्स वाट जी ने जो है भाप इंजन चल बने, कोयला जिसे डालते थे रेलगाड़ी में और कोयला पर गाड़ी चलता था। तो कोयले का उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? 1760 और 1780 के दशक में। तो इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में शक्ति यानी ऊर्जा का सबसे अधिक विकास हुआ। काहे कि बहुत सारा उद्योग फैक्ट्री लगने लगा इंग्लैंड में, साथ में रेल इंजन का आविष्कार हुआ। इस सब से क्या हुआ? तो ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को विकसित करने में, यानी हमारे देश को क्या, इंग्लैंड को उस टाइम में विकसित कर रहा था। बट अभी तो जितना भी चीज चल रहा है सब कुछ किस पे चल रहा है? हम बोल रहे हैं, खाना पीना खाते हैं तब ना बोल रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए चल रहा है आपके मोबाइल में रिचार्ज है, नेट, तब ना चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं सबका एगो माध्यम होता है। तो शक्ति ऊर्जा जो है डेवलपमेंट का चाबी है। इसी से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसी से वाष्प शक्ति का विकास हुआ था और इसको हम क्या कहते हैं? शक्ति संसाधन के रूप में जानते हैं। अब आप देख लीजिए तमाम वो चीज यहाँ पे सारा तस्वीर दिया गया है, सब एनर्जी कहीं ना कहीं दे रहा है। चाहे वो पानी का डैम हो, चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो पवन चक्की हो, चाहे जो करंट जो बनता है कोयले से न बनता है। कोयला जलता है तो उससे करंट आता है, यानी कोयला जलता है और भाप से टरबाइन नाचता है और वो बिजली हम लोग के घर तक पहुंच जाती है। तो ये जितना भी चीज देख रहे हैं सब जो है एनर्जी का एगो स्रोत है। यानी इसी सबसे क्या हमें तो एनर्जी मिलता है, यानी ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है। ठीक है, तो शक्ति साधन हमारे लिए विकास का एगो कुंजी है। ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसी से हुई थी और भाप इंजन का आविष्कार भी इसी से हुआ था और इसने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। किसने? शक्ति संसाधन ने देश को विकसित करने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है, अब इससे अगला पेज में हम लोग का चलते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं? तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और प्राकृतिक गैस सीएनजी पीएनजी और पानी से बिजली, आई आणविक माने हुआ परमाणु ऊर्जा, परमाणु विखंडन जिसको बोलते हैं। सब के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट तक देखते रहिएगा। एक एक वो चीज को फोटो के माध्यम से इतना अच्छा से बता देंगे, सब चीज पढ़ाएंगे एकदम A to Z इस चैप्टर का पढ़ेंगे। तो आणविक ऊर्जा इसी सब को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। देख लीजिए एक बार, सीख लीजिए। कोयला, पेट्रोल, है ना, गैस, इस सब को क्या कहते हैं बाबू? तो वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वाणिज्यिक ऊर्जा। एक बार पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, अब हम लोग का है कि शक्ति साधन क्या है? शक्ति साधनों के प्रकार। तो शक्ति संसाधन का जो प्रकार है, यानी शक्ति साधन को वर्गीकृत, यानी इसको बांटा गया है अलग अलग आधार पे बांटा। पहला आधार उपयोग के आधार पे, ये सब एग्जाम में पूछ देगा, लिखने के लिए दे देगा। तो पहला को कहते हैं सतत शक्ति। सतत माने हुआ जो सदा चलते रहे, जना कि भूमि के अंदर जो गर्मी है सो, सूरज की रोशनी, हवा,
बहता हुआ जल, इस सब क्या है तो सतत ऊर्जा है। सतत का मतलब जो सदा बहते रहे, बुझ गए। एगो होता है समापनीय। समापनीय किसको कहते हैं बाबू? देखिए समापनीय होता है जैसे कि कोयला, आज है कल खत्म हो सकता है। पेट्रोल, आज है कल खत्म हो सकता है। गैस, भैया गैस के तो बातें मत पूछिए, हाहाकार मचल है। और परमाणु ऊर्जा जिसको कहते हैं विखंडनीय तत्व, ये सब क्या है तो समाप्त होने वाला चीज है, यानी समाप्त होने वाला चीज। तो उपयोग के आधार पर दूगो, एगो सतत तो एगो समापनीय। बुझ गए बढ़िया से बाबू जी सर जी। अब देखिए इससे आगे, अब उपयोगिता के आधार पर देखिए, उपयोगिता के आधार पर देखिए बाबू, पहला है प्राथमिक ऊर्जा और दूसर है गौण ऊर्जा। यहां ध्यान दीजिए, प्राथमिक ऊर्जा और गौण ऊर्जा। और सबसे खास बात है कि पूरा किताब हम अपने से लिखते हैं, पूरा पीडीएफ हम अपने से बनाते हैं, एक एक जानकारी इसमें भर देते हैं। 4-4 घंटा लगता है और तब जाके विद्यार्थी नहीं पढ़ता है तो बड़ी टेंशन होता है। लेकिन फिर सोचते हैं बात एगो कि जितना भी यूट्यूब वाला है वो सब आपको रेडीमेड शिक्षा दे रहा है। एगो पहला ऐसा है जो हम पूरा किताबें पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। तो उपयोगिता के आधार पे पहला प्राथमिक ऊर्जा। अब प्राथमिक माने क्या हुआ कि सबसे मूल, जो सबसे मेन है, जना कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, और रेडियोधर्मी है जो कि अंदर से रेडिएशन, जिसको तरंग कहते हैं, तरंग जानते हैं, तरंग रेडिएशन होता है। ये सब जो है प्राथमिक ऊर्जा है, ठीक है। और रेडियोधर्मी कहाँ पे रेडिएशन कहाँ निकलता है तो धरती के अंदर से। दूसरा है गौण ऊर्जा। अब कहिएगा सर जी गौण ऊर्जा का मतलब क्या? तो जो ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा से बनता है उसको क्या कहते हैं? गौण ऊर्जा। यानी कोयला जलता है, पानी को गर्म करता है, टरबाइन को नचाता है, इससे क्या बनता है? बिजली। तो यानी कोयला पर आधारित क्या हो गया? बिजली। तो इसलिए प्राथमिक ऊर्जा जो किसी दूसरे ऊर्जा पर आश्रित रहे उसको क्या कहते हैं? गौण ऊर्जा। तो इसमें क्या आ गया? विद्युत। गौण मने बुझ गए, गौण मने जाना नहीं, गौण मने बुझ गए। अब तीसरा इसका जो है स्रोत की स्थिति के आधार पे, देखिए स्रोत की स्थिति के आधार पे दूगो, एगो क्षयशील मने कि जो खत्म हो जाए, एगो अक्षयशील मने कि जो खत्म नहीं हो। वही बात है, एक ही बात है। जना कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस क्षयशील हो गया तो हवा कहियो खत्म होगा, धूप कहियो खत्म होगा, बहता पानी कहियो खत्म होगा, समुद्र में लहर कहियो खत्म होगा। जैसे ही नहीं खत्म होगा वैसे देसी गुरुजी भी खत्म नहीं होने वाला है, एकदम लगातार चलते रहेगा आप एग्जाम तक तैयारी, ठीक है। तो इस स्रोत के आधार पे दूगो हो गया, एगो क्षयशील एगो अक्षयशील शक्ति संसाधन। देख लिए इसमें पवन हुआ, सौर ऊर्जा है, प्रवाहित जल हुआ, समुद्री लहर। यानी क्षय माने जो खत्म हो जाए, अक्षय का मतलब जो खत्म नहीं हो, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? अब चलते हैं इससे हल्का आगे। और है देखिए इसका संरचनात्मक गुणों के आधार पर देखिए जैविक ऊर्जा। आदमी कोनो शक्ति से कम है और पशु भी किसी शक्ति से कम है। यानी कि गाय के गोबर से गोबर गैस बनता है कि नहीं बनता है? आदमी जो है, आदमी भी एगो एनर्जी, आदमी ना सब कुछ करता है। तो जैविक ऊर्जा यानी इंसान में भी ऊर्जा होता है, माल जाल में भी ऊर्जा होता है, तब ना टायर गाड़ी को खींच देता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि संरचना के हिसाब से जैविक ऊर्जा में हो गया मानव और पशु, ठीक है। अजैविक जिसमें जीव नहीं काम करता हो, यानी कोई सजीव नहीं काम करता हो, जना कि जल, हवा। जल जो है आप ही चलाते हैं, हवा आप ही डुलाते हैं गाछ को, है, धूप बन के, सूरज बन के आप ही रोशनी देते हैं, नहीं ना। तो जो अपने आप, मतलब ये सब जो हो गया बिना सजीव के इन्वॉल्वमेंट के हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? अजैविक। आज इसमें सजीव आता है जैसे कि मानव और पशु। तो मानव के अंदर भी ऊर्जा होता है, तब न कुल्हेड़ से केहनो गाछ के काट के हटा देता है, केहन रिक्शा के खींच देता है, गाड़ी के ठेल देता है। तो मानवों में ऊर्जा होता है कि नहीं होता? अब ये दोनों बुझ गए संरचना के आधार पर। यानी पांच रूप में वर्गीकृत किया गया है संसाधन, शक्ति संसाधन को। देखे ना, पांचवा प्रकार में क्या है, पांचवा भाग इसका क्या है? समय के आधार पे। तो समय के आधार पे देखिए, एगो परंपरा, यानी बापे दादा के समय से जो चला रहे हैं उसको कहते हैं परंपरा। तो पहले जमाने से ही क्या आ रहा है? कोयला, पेट्रोल और गैस, ये तीन गो हो गया पारंपरिक। ऐसी तीनों को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और ये क्या है? तो समाप्त संसाधन, यानी एक दिन ही खत्म हो जाएगा धरती पर से। दूसरा क्या है बाबू रे? गैर पारंपरिक ऊर्जा। इसमें क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वार भाटा, इस समुद्र में लहर उठता है उसको कहते हैं ज्वार भाटा, ठीक है।
तोरो पढ़ के मन में लहर उठ रहा होगा, बढ़िया बात है, लहर उठाना है देह में, लेकिन 400 पार का लहर उठाना है। परमाणु ऊर्जा, भूमि के अंदर जो गर्मी रहता है उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो इस तरीका से समय के आधार पे बाबू रे क्या गो हो गया, 2 गो हो गया। चिंता नहीं करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दिया हुआ है, ये सारा PDF हम आपको भेज देंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए तब तो। हम देखेंगे ना भाई कि कौन कौन पढ़े हैं, उसमें आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंटो कर दीजिए। जितना आदमी कमेंट किए रहिएगा, लाइक किए रहिएगा, तो उसमें आता रहता है, उसको चिन चिन के उसी को भेजेंगे PDF, ठीक है। नहीं तो बाकी पूरा क्लास बढ़िया से करिए पहले। तो यहाँ पे देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सब जो है ये आपको 5 टाइप से शक्ति संसाधन को बांटा गया है। इसके आगे क्या है देखिए, इसके आगे हम लोग को है कोयला के बारे में थोड़ा पढ़ना है कि कोयला क्या है। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका टोटल उत्पादन कितना था 2007 में, इस ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं 456 इस ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है 456.373। भारत में कोयले का जो है भंडार कहाँ पर है, तो भारत में कोयला 2 जगह पर मिलता है। सबसे बेसी कोयला कहाँ मिलता है, तो गोंडवाना में, गोंडवाना समूह। कितना, कोई सब ऑब्जेक्टिव पहले तो कह दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं भाई। गोंडवाना में लगभग कितना %, 96। और इस समूह में है कहाँ पे बाबू रे, सबसे बेसी गोंडवाना में कोयला है। इसका निर्माण लगभग कितना करोड़ से हुआ था, कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले। गोंडवाना मतलब कोनो गोंडवाना जगह हम बना दिए भाई, 20 करोड़ वर्ष पहले उथल पुथल हुआ कोयला का, वहाँ कोयला का भंडार है, ठीक है, कोयला का भंडार। तो गोंडवाना समूह में, ठीक है, सबसे बेसी। अब इस गोंडवाना में देखिए, यही गोंडवाना समूह है, इसका एक जगह का खाली तस्वीर है। इस कहाँ कहाँ पाया, तो गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है, इसमें कौन कौन जगह है, दामोदर, सोन, महानदी और वर्धा, ये 4 जगह जो है गोंडवाना में आ जाता है। इन चारों जगह पर ऐसे ही कोयला का भंडार है। देखते हैं खुदाई किया है तो खाली कोयला, कितना गाड़ी सब लगा हुआ है, ट्रेन है, देखते हैं, इसमें से ट्रेन में लोड होगा, ये ट्रेन लेकर जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये ट्रेन लेकर के जाएगा, यहीं से ट्रेन जाएगा लेकर के, यहाँ पे बिजली बन रहा है, देखते हैं, इसी में लेकर जाके उतार देगा, यहाँ पर भाप सब देखते हैं निकल रहा है, तो यहीं पर इस कोयला से बिजली भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो हो गया गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब अगला देखिए क्या है, अब दूसरा जो कोयला है वो कहाँ मिलता है, तो देख रहे होंगे कहीं टेढ़ा है, दिख रहा होगा आपको, कहीं टेढ़ करके सेट किए थे। इसका जो है टर्शियरी समूह, पहला गोंडवाना, दूसरा टर्शियरी। यहाँ पे कितना करोड़ वर्ष पहले, 5.5 करोड़ वर्ष पहले पुराना कोयला यहाँ पर है, देख लीजिए भैया मेरे। ये कहाँ है, मतलब टर्शियरी क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये 4 जगह जो है इसको कहते हैं टर्शियरी कोयला क्षेत्र। क्या है कि 5.5 करोड़ वर्ष पहले, वो 20 करोड़। अब इसके बाद हम लोग को ध्यान देना है कि कोयले का वर्गीकरण किया गया। देखते हैं कितना करिकवा चमक रहा है। काला होना कोई गुनाह नहीं है, बस आपको चमकना है, ठीक है ना। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला के 4 प्रकार, अब इस ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव के लिए था। और इसमें भी सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों में से पूछता रहा। कोयले के 4 प्रकार को याद करवाया जाता है। तो पहला हो गया एंथ्रासाइट, इस सबसे बढ़िया कोयला, इसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। आई जलने के बाद धुआं नहीं देता है ज्यादा, गर्मी ताव बेसी देता है। इस कोयला का नाम क्या है बाबू रे, एंथ्रासाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, कोकिंग कोयला। जानकारी रखिए, एग्जाम में भरपूर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो पहला प्रकार कोयला का हो गया एंथ्रासाइट, इसके बारे में पढ़ा दिए। दूसरा है बिटुमिनस, देखिए दूसरा क्या है, बिटुमिनस। इसमें जो है 70 से 90% तक इसमें भी कार्बन रहता है। ये भारत में जितना कोयला है सब लगभग यही है, ठीक है। तीसरा कोयला का प्रकार होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है इस उतना अच्छा कोयला नहीं माना जाता है, निम्न कोटि का कोयला। इसमें मात्र 30 से 70% मात्र जो है, देखते नहीं, देखने ही से लग रहा है पूरा जी जरलहबा है, इतने के जर लग रहा है, भूरा भूरा लग रहा है, ठीक है। ये जब जलता है लिग्नाइट तो खूब धुआं देता है और गर्मी कम देता है। इसका नाम जो है, दूसरा नाम क्या है, कोकिंग नहीं, इसका नाम भूरा कोयला है। ये सब बात एकदम दिमाग में लोग सेट करता है, अभी कोनो रटने का चीज है। बढ़िया से सरिया के 4 बेर 5 बेर पढ़िए ना, जितना 100 वीडियो है देखिए लगातार, भूगोल में जय जय रहेगा एकदम।
अब देखिए बाबू, अब है पीट। भैया पीट को कहता है, पीट हमरा सो नहीं, पीट एगो कोयला का प्रकार है जो सबसे घटिया कोयला होता है, उसको पीट कहते हैं। ये मात्र 30% से भी कम होता है। गिलगर होता है, गिलगर जानते हैं ना, दलदल वाला भूमि में पाया जाता है। ठीक है, अब अपना सब गोंडवाना क्षेत्र वाला जो कोयला क्षेत्र था उसमें ऑब्जेक्टिव सब पढ़े। गोंडवाना में सबसे पहले झारखंड आता है। कौन जगह आता है? झारखंड। पूछेगा सबसे बड़का उत्पादक राज्य कोयला का देश में कौन है? तो झारखंड। देश का कितना प्रतिशत यहां से कोयला? 30% भंडार है और 23% यहां पे उत्पादन है। झारखंड सबसे नंबर 1 पर कोयला में। इस झारखंड में कहां कहां कोयला है? तो बोकारो में, कर्णपुरा में, रामगढ़ में, गिरिडीह में, झरिया में, है ना। यहीं से धातु के उपयोग के लिए करिकबा कोकिंग कोयला यहीं पे पाया जाता है, याद रखिएगा। कोकिंग बताए थे ना अभी हम आपको सबसे शुरू में, एंथ्रासाइट। कोकिंग कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है। ये पूछता है एग्जाम सब में बाबू, एकदम सरिया के आंख नजर बचा के, एकदम बढ़िया से ध्यान दे के, मन को शांत करके, लहर को, मन को शांत करके तब पढ़ाई करिए। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है भारत में भंडार में 3रा स्थान रखता है और उत्पादन में 2रा स्थान। देखिए पहला हो गया आपको झारखंड, पहला आपको झारखंड हो गया, ठीक है, जिसका मुख्य क्षेत्र हो गया बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह। और उसके बाद जो है डायरेक्ट है आपको, दूसरा नहीं है, 3रा दिया हुआ है। ठीक है, 3रा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 3रा कहाँ है? छत्तीसगढ़। भारत भंडार में 3रा स्थान है, लेकिन उत्पादन में 2रा स्थान है। उत्पादन के हिसाब से 2 नंबर पे हो गया, और वो जो हो गया झारखंड से 1 नंबर पे हो। यहाँ कितना परसेंट भंडार है? 15%। उत्पादन कितना है? 16%। तो छत्तीसगढ़ के किस किस जगह पर? तो चिरी मिरी, कुर्सिया, लखनपुर, सोनहाट, ये 4 जगहों पर छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। और तकरा बाद उड़ीसा में, उड़ीसा में 25% भंडार है कोयला का, लेकिन उत्पादन मात्र 14.5% है। इसमें कहाँ पे उड़ीसा के सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया था कोयला? तो तालचौर, तालचौर में। ठीक है, उड़ीसा के तालचौर। तो गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र पढ़ रहे थे। और भी है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में 3% भंडार है कोयला का, और यहाँ उत्पादन 9% से अधिक है। यहाँ पे महाराष्ट्र के कहाँ कहाँ? तो कामपटी में और चांदा वर्धा में कोयला का क्षेत्र है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 7% भंडार है। कहाँ कहाँ? सिंगरौली में, सोहागपुर में, उमरिया में। अब पश्चिम बंगाल भंडार में 4था स्थान रखता है, याद रखना है। अब बंगाल के किस किस क्षेत्र में कोयला है? तो रानीगंज में। रानीगंज फेमस जगह। ठीक है, बंगाल पूछ देता है एग्जाम में, बंगाल के किस क्षेत्र है बाबू, सही में पूछता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? कैसन आदमी पूछता है, सबसे भर भर के पूछता है ऑब्जेक्टिव, कसम से कह रहे हैं। पूरा से जितना पढ़ा रहे इसी में से पूछता है, किताबें में से पूछता है, कहीं विलायत से नहीं पूछता है, भर भर के पूछता है। बढ़िया से तैयारी करिए। अब है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। देखिए टर्शियरी जो है ये नया और निम्न गुणवत्ता वाला यहाँ पे कोयला पाया जाता है। इतना अच्छा कोयला नहीं, क्योंकि 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका मुख्य क्षेत्र है मेघालय। अब मेघालय में कहा? दरंगिरी, चेरापूंजी, लांगरिन है ना, थोड़ा पढ़िएगा ठीक से। लांगरिन है ना, लांगरिन, दरंगिरी, चेरापूंजी, इस 3 जगह पर जो है पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और कोयला क्षेत्र है जिसका नाम, जैसे लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला तो नहीं, लेकिन निम्न कोटि का होता है छुच्छे। ये कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में इस सबसे बेसी वाला कोयला है, 94% है। ठीक है, 94% तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। और पूछेगा एंथ्रासाइट तो झारखंड में। अब इसमें नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन नाम का एक संस्था है जो यहाँ पे खुदाई करता है कोयला का। इसके अलावा ये वाला कोयला कहाँ कहाँ पाया था लिग्नाइट? तो राजस्थान में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में। कहाँ कहाँ पाया था ये जो है ना, उतना अच्छा नहीं कोयला हो। 4 गो कोयला के प्रकार बताए हैं ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो 3रा प्रकार हुआ कोयला का, ये भी उतना अच्छा कोयला नहीं होता है। ये आपको जो है, इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। तो भूरा कोयला कहाँ पाया था? तमिलनाडु में और राजस्थान में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब पेट्रोल के बारे में देखिए। देखिए पेट्रोल देखते हैं, जितना चीज देखते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, यह पेट्रोल है।
आई देखिए साबुन सब बना हुआ है, शैम्पू सब देखिए, रंग बिरंग के चीज सब दिखते हैं। जितना चीज देख रहे हैं सब कुछ ये सब पेट्रोलियम उत्पाद है, यानी सब ये सब क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड माने क्या हुआ, जो धरती के तौर में से ऑयल निकलता है उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। इसी को साफ करके पेट्रोल डीजल से बनता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन में से एक है। यह ऊर्जा के साथ साथ अनेक उद्योग को कच्चा माल भी है, यानी जितना भी फैक्ट्री चलता है लोहा के बाद उसको कोयला चाहिए, और कोयला के साथ साथ उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। कुछ चलता है तो सब ये सब चाहबे करिए, तो इसलिए इसको कच्चा माल कहा जाता है। अब कहिएगा सर जी इस पेट्रोलियम पदार्थ से क्या सब बनता है? बाबू रे बाबू डीजल बनता है, रे बाबू पेट्रोल बनता है, रे मट्टी तेल यानी केरोसिन बनता है। कहोगे गैसोलीन, ये भी पेट्रोल का एक रूप होता है, लेकिन ये गैसोलीन होता है, अधिक किसी चीज को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहोगे प्लास्टिक, हाँ जी प्लास्टिको बनता है इससे। साबुन में भी इसका उपयोग होता है। ग्रीस देखा है ना, चक्का समय ग्रीस लगाते हुए, ग्रीस माने स्नेहक, इसी से बनता है। और दवा दारू जो छिटते हैं, जितना चीज बदबू मारते रहता है ना, महकते रहता है, समझो सब कुछ में पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है। भारत में पेट्रोलियम का भंडार 17 अरब टन है। कितना है? 17 अरब टन। एगो तरह से जानकारी दे, हमरा जो है से कुछ दिन के बाद हम टकला हो जाएंगे, थोड़ा से कैसन दिखेंगे हम यूट्यूब पर, वही सोच रहे हैं। देखने से क्या होगा, पढ़ाई से ना मतलब है कि वही सोच में आ गया तो बोल दिए। आप लोग अपने आदमी हैं तो बता दिए, किसी को कहिएगा नहीं। तो भारत में पेट्रोल जो है उसका भंडार कितना है? 17 अरब टन, ठीक है। भारत का विश्व माने पूरी दुनिया का, यहाँ पे कितना पेट्रोल भारत में होता है? मात्र 1% पेट्रोल भारत में यहाँ पे उत्पादन होता है, बाकी सब दूसरे देश से लाना पड़ता है। तो ये हो गया पेट्रोल से क्या क्या बनता है, देख लिए, पूछ देगा एग्जाम में सब्जेक्टिव में, तो फिर टाइम फिस हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या बनता है। अब देखिए ये जो है तेल का कुआं है, देखते हैं चट्टान हुआ मानी धरती हुआ, धरती के कितना तौर में, देखिए इतना तौर में खून रहा है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर तौर में है पेट्रोल। बाप रे कितना तौर में, ये मशीन लगाया है, देखते हैं मशीन लगा के खींच रहा है। तो भारत में पेट्रोलियम का विकास पूछेगा, सबसे पहले 1866 में कहाँ पे लगा? असम में तेल का कुआं। 1890 में कहाँ पे लगा बाबू रे? डिगबोई में। 1959 खंभात में राजस्थान में है ये जगह, वहां पे तेल का खोज हुआ। 1975 में मुंबई हाई में तेल का खोज हुआ। तो चारों ये कहिएगा सर जी क्या पढ़ा रही, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है बाबू, एकदम याद रखिएगा, इस सबसे एकदम भर भर के पूछेगा क्वेश्चन। अब देखिए तेल क्षेत्र का अब वितरण पढ़ते हैं। तो भारत में 5 गो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, माने 5 जगह पर तेल मिलता है। पहला हुआ उत्तरी पूर्वी प्रदेश। अब इसका मतलब उत्तर प्रदेश नहीं बुझ जाइएगा, उत्तरी पूर्वी प्रदेश का मतलब है उत्तर पूर्व कोना में। यहां पर सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। 1866 ईस्वी में खुदाई यहां पे शुरू हुआ था तेल के लिए, तेल खोजने के लिए। ये सब कहाँ है? उत्तर पूर्वी, असम हुआ, अरुणाचल हुआ, नागालैंड हुआ, ये 3 जगह जो है इसको उत्तर पूर्वी कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो असम, अरुणाचल और नागालैंड में जो जगह सब जो है उसमें डिगबोई हो गया, मोरान हो गया, रुद्रसागर हो गया, नहरकटिया हो गया, ये 3, 4, 5 को जो जगह है यहीं पर जो है सो तेल का जो है सो कुआं है, ठीक है। देख लीजिए डिगबोई असम में है। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ बुझ गए तो ठीक है। अब अगला देखिए गुजरात क्षेत्र, दूसरा है गुजरात क्षेत्र। इसमें खंभात एगो बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है नदी, ऐसे करके होता है बेसिन की तरह, ठीक है। खंभात बेसिन है, और गुजरात के मैदान में ये बेसिन है, ठीक है। जना चारों कात लत्ती या बीच में भगवती कहते हैं कि नहीं कहते, वैसे ही चारों कात मतलब जो है घेरल रहता है, बीच में जल रहता है, उसको क्या कहते हैं? बेसिन। अब बहते रहता है। तो उसी गुजरात के मैदानी भाग में है। 1958 ईस्वी में तेल का यहाँ पे पता चला था, याद रखिएगा, पूछ देगा एग्जाम। कहेगा गुजरात क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक वाले क्षेत्रों के नाम, तो अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नहवा। पूछ देगा खंभात बेसिन के किस जगह पर तेल मिलता है। आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं बाबू, देखिएगा सब क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड उठा उठा के इसे पूछता है अंदर से, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं आपको। तीसरा है मुंबई हाई क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र जो है मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर है, उत्तर पश्चिम में। मुंबई से इतना दूर है जना अपना सबके यहाँ से मान लीजिए मुजफ्फरपुर से आगे, और ये अरब सागर में है।
इसी को क्या कहते हैं, मुंबई हाई क्षेत्र। यहाँ पर जो है भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपतटीय ऑफशोर तेल क्षेत्र, यानी ये सबसे बड़का समुद्र के तट पर मिलने वाला तेल क्षेत्र है। यहाँ पे कहेगा कब तेल का अथी शुरुआत हुआ था, 1975 में। और यहाँ पे लगभग कितना तेल है, 80 करोड़ टन तेल का भंडार यहाँ पे पता चला है। तो काम सब चल रहा है, खुदाई वगैरह चल रहा है, पता लग चुका है, समय लगेगा तेल निकालने में। तो ये हो गया 1975 से चल रहा है तेल का यहाँ पे उत्पादन चल रहा है। उत्पादन का मतलब कि तेल निकल रहा है, ठीक है ना। तो तेल नहीं निकलता है, बात याद है, करिकबा तेल निकलता है। उस करिकबा तेल को फिर साफ करके सब कुछ बनाया जाता है, ठीक है। तो मुंबई हाई क्षेत्र तीसरा हो गया। चौथा सागर सम्राट। सागर सम्राट क्या है, इस समुद्र में एगो विशाल मंच बनाया गया जो एक जलयान के समान काम करता है। जलयान माने जहाज की तरह होता है और इस समुद्र के भीतर तेल के कुओं की खुदाई करता है। यानी एगो जहाज पर पूरा तेल के कुआं खोदने का सामान रहता है ना, सेट, इसको क्या कहते हैं, सागर सम्राट कहते हैं। और चौथा क्या है, पूर्वी तट प्रदेश। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी के बेसिन और उसके मुंह पर यानी मुहाने पर समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कहाँ देखिए, नरीमनम, कोविलपट्टनम, ये 2 जगह जो है, ये पूरब के समुद्री तट में ये 2 जगह है जहाँ पे तेल का उत्पादन होता है। पूछ देगा कौन कौन कृष्णा नदी और कावेरी नदी के किस क्षेत्र में तेल का उत्पादन होता है, तो नरीमनम कृष्णा में, कोविलपट्टनम कावेरी में, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब पांचवा है बाड़मेर, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ये अभी नया पता चलबे किया है। ये मंगला तेल क्षेत्र में 2009 में यहाँ पर तेल उत्पादन शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, बाड़मेर बेसिन कहाँ है, राजस्थान में है। इसके बारे में कब पता चला बाबू रे, 2009 में पता चला। और इस तेल क्षेत्र का नाम क्या है, मंगला तेल क्षेत्र। यहाँ कितना तेल रोज निकलता है, तो तेल को लीटर में नहीं मापते हैं, बैरल में मापा जाता है। तो 56,000 बैरल तेल यहाँ से प्रतिदिन निकल रहा है। मैंने काम शुरू है, मैंने तेल नहीं, क्या कहे, क्रूड ऑयल, मैंने करिकबा तेल निकलता है, उसी को साफ करके। अब देखिए तेल परिष्करण है, यहाँ से आप समझ जाइएगा, आप है ना, तेल परिष्करण है, यहाँ से आप समझ जाइएगा। देखिए ये जो है सो यहाँ पर देखिए क्रूड ऑयल है, यहाँ पे आ रहा है इसमें, इसके बाद यहाँ पे गया, इसके बाद इसके अंदर इसको हीट दिए मशीन से, तब इससे देखिए निकल रहा है। यहाँ ऊपर से जो निकल रहा है वो कार में, ये वाला जो निकल रहा है एरोप्लेन में जाएगा, ये वाला जो है सो गैस थी इस कार में जाएगा, ये वाला जो है सो इसमें जाएगा। यानी इसी तरीके से जो है आपको तेल का परिष्करण, साफ तेल को किया जाता है, ठीक है। तेल को मतलब करिकबा तेल को जो है ना, इसमें करिकबा तेल है, उसको जो है गर्म करके इसी तरह साफ करके जो है निकाला जाता है। तो कुआं से निकाला गया कच्चा तेल, देखिए लिखल है, पूछ देगा अशुद्ध होता है, इसलिए उपयोग से पहले उस तेल को शोधक कारखाना, अच्छा इसको शोधक कारखाना कहते हैं, में साफ किया जाता है, माने परिष्कृत किया जाता है। और इसके बाद ही इस प्रक्रिया के बाद क्या सब बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन, एलपीजी, समझ में आया कि नहीं, स्नेहक माने ग्रीस और प्लास्टिक, इस सब बनता है। एलपीजी, सीएनजी जो गैस जो अपना से भरते हैं वो सब ऐसे ही बनता है, ठीक है, ऐसे करके ही बनता है, ठीक है ना बाबू, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको कहते हैं तेल परिष्करण, ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। यानी गचरा माने गंदा तेल से, कुआं से निकल गया जो कच्चा तेल, उसको साफ करके डीजल पेट्रोल बनाया जाता है। अब क्या है, भारत में तेल परिष्करण का विकास सबसे पहला पूछ देगा, ये कारखाना कहाँ लगा था, असम के डिगबोई में, बतेबे किए। दूसरा कहाँ लगा था बाबू रे, मुंबई में 1954 में, ठीक है। अभी देश में टोटल कितना ऐसा मशीन लगा हुआ है जो तेल को साफ करके डीजल पेट्रोल बनाता है, तो 18 गो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, विश्वास नहीं हो रहा है एग्जाम देना बिहार बोर्ड का, तब कहना जो ओ सर जी सही बात कह रहे थे आप। अब है प्राकृतिक गैस। तो भैया प्राकृतिक गैस वर्तमान समय में एगो महत्वपूर्ण और सबसे स्वच्छ ईंधन है जो तेजी से उभर रहा है। फैक्ट्री चलाने के लिए भी अब गैस का उपयोग होता है, बिजली बनाने के लिए भी गैस का उपयोग हो रहा है, खाना पकाने के लिए भी गैस का उपयोग हो रहा है, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी। एलपीजी तो पाइप द्वारा आता है, पाइपलाइन नाइट्रोजन गैस इसको बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, और कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस
तो सीएनजी से गाड़ी वगैरह चलती है। मोटर गाड़ी को चलाने में सीएनजी का उपयोग होता है और खाना बनाने में पीएनजी और एलपीजी का। तो पीएनजी जो है सो पाइप के माध्यम से आता है घर में, बड़का बड़का शहर में। तो इसका 4 गो उपयोग हो गया, ठीक है। प्राकृतिक गैस का उपयोग पूछ देगा तो लिखना पड़ेगा। भारत में कह रहा है कि एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस का संचित भंडार लगभग 700 अरब है। बाप रे बाप, कितना है? 700 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस भारत में है। अरे भैया, ये जो है सो किससे बनता है प्राकृतिक गैस? तो पेट्रोल से बनता है, सीधी बात है, यानी वही करिकवा तेल से। तो आखिर इस तेल से गैस बनाने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम क्या है? देखिए, प्राकृतिक गैस प्राधिकरण। इसकी स्थापना पूछेगा कब हुआ? 1984 में। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? गेल। इसकी स्थापना देश में हुई, क्यों? तो जितना भी प्राकृतिक गैस होगा उसको ले जाना, उसको बांटना और उसका मार्केटिंग करना, ये तीनों काम किसका है? तो गेल का है। गेल मने गेल नहीं, गेल मने प्राकृतिक गैस प्राधिकरण। इसका स्थापना कब हुआ था? 1984। कथी लेल हुआ था? तो प्राकृतिक गैस के लिए हुआ था भैया। अब आगे देखो, विद्युत शक्ति तो सब बुझते होंगे। विद्युत शक्ति जो है यह एगो एनर्जी है, बिजली जिसको कहते हैं, गौण ऊर्जा हो गया, क्योंकि ये कच्चा माल से सॉरी ये बनता है कोयला से या जल से बनता है। तो बिजली जो हो गया वो गौण शक्ति हो गया। वर्तमान समय में किसी देश के विकास स्तर, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग, अच्छा अखनी के डेट में देश में कोनो आदमी को औकात नापने के लिए उसका बिजली बिल भी जरूरी है कि भैया ये महीना में कितना बिजली जला रहा है, एसी तेसी चला रहा है तो भैया अमीर आदमी है कि नहीं। तो बिजली बिल जो है प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग के आधार पर मापा जाता है। तो देश कितना विकसित है ये कब पता चलता है? जब देश के लोगों का बिजली बिल भर भर के आता है तो पता चलता है कि ओ पाए वाला लोग सब। तो बिजली 3 तरीका से बनता है, एगो जल से, एगो कोयला पेट्रोल या गैस से, एगो बनता है परमाणु के विखंडन से, ठीक है, और खनिज के विखंडन से, यानी आणविक खनिजों के विखंडन में परमाणु जब टूटता है, सब पढ़ाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे बिजली बनता है, आगे पढ़ाएंगे। तब उससे क्या निकलता है? तो विद्युत शक्ति निकलता है, यानी एनर्जी निकलता है पानी से। क्योंकि पानी से क्या बिजली बनता है? बाबू चक्री लगाया जाता है, चलता है तो पानी से बिजली बनता है। अब देखिए इससे आगे जल विद्युत। देखिए, जल का उपयोग शक्ति संसाधन के रूप में प्राचीन काल से किया जा रहा है और प्रारंभ में ही शुरू से जल से ऊर्जा बनाया जाता था। तो जैसे यहाँ पे पानी बह रहा है ना, तो ऐसे 2 गो बांस का गोलका लगा देता था, उसको पवन चक्की कहते थे। हवा आता था तो चक्की नाचता था, और चक्की नाचता था तो जल चक्र का उपयोग किया जाता था। इतना ही नहीं, पवन चक्की से बाबू रे पानी के द्वारा वो जो पीसते नहीं है जाता अपना सब, पहले जमाने में जाता भी जो है सो पानी के शक्ति से चलता था, ठीक है। अब न मोटर लग गया है, पहले ऐसे ही चलता था। तो जल विद्युत के बारे में पूछेगा तो जल का उपयोग शक्ति संसाधन माने ऊर्जा के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से जल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लगाया जाता था? पवन चक्की और जल चक्र का उपयोग किया जाता था। तो पहले इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए नहीं करते थे, पहले इसका कोनो चीज दरड़ने के लिए, पीसने के लिए इसका उपयोग बेसी किया जाता था। जल एगो अक्षयशील, कभी खत्म नहीं होने वाला नवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि सर जी जल तो कम हो रहा है, भाई पीने वाला जल कम हो रहा है, लेकिन ये सब जल कम नहीं होगा, ठीक है ना। इससे उत्पन्न ऊर्जा जो होता है, जल से जो ऊर्जा बनती है उसमें प्रदूषण नहीं होता है। भारत में दार्जिलिंग में सबसे पहला जल, देखिए जल से बिजली बनाने वाला जो मशीन है ये कहां पे? दार्जिलिंग नहीं पढ़ दीजिएगा, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग में हुआ था, 1897 में लगा था, ठीक है। आई बात समझ में? अब उसके बाद देखिए 1930 तक यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में बहुत जगहों पर जो है सो जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। तो 1930 में यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, और 1947 जब तक देश आजाद हुआ तब तक 508 मेगावाट में बिजली को नापा जाता है, विद्युत का उत्पादन होने लगा था। कब? जब हमारा देश आजाद हुआ था तब। अब तो बहुत हो गया, अब तो लाखों में हो गया। अब ये बहुउद्देशीय परियोजना, ये तो हम आपको इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, पूरा पढ़ा दिए हुए हैं, नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। फिर भी इसको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी जो छूट गया था पिछले चैप्टर में उसको हम फिर से पढ़ा रहे हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं? तो ऐसी परियोजना जिनमें एक साथ कई कार्य किए जाते हैं। इसमें हम उस दिन जो है इससे पिछले चैप्टर में जब पढ़ाए थे तो ये बताना छोड़ दिए थे कि किससे कितना बिजली उत्पन्न होता है, इसलिए आज पढ़ा रहे हैं।
और आपको पूरा इससे पहले जो 4-5 चैप्टर है उसको भी एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इसका उपयोग किस लिए होता है? बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसका उद्देश्य निम्न है, क्या क्या होता है इससे? सिंचाई, बिजली, बाढ़ को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, मछली पाला जाता है, घूमने के लिए बड़का बड़का पुला सब बनाया जाता है। देखते राजगीर में शीशा का पुल बना दिया, कहीं पर पानी बांध बना करके घूमने के लिए बना दिया, जहां पे लोग देश विदेश से घूमने आते हैं। उसके बाद है इसमें जो बहुउद्देशीय में सबसे पहला नंबर पर है भाखड़ा नंगल। इस सतलज नदी पर है, इसकी ऊंचाई 225 फीट है, चूंकि जल्दी में पढ़ाएंगे कि इससे पहले भी पढ़ाए थे। और इस सबसे बड़का परियोजना था। यहां से कितना बिजली निकलता है याद रखिए, 7 लाख किलोवाट। कितना निकलता है बाबूरे? 7 लाख किलोवाट यहां से बिजली बनता है। दूसरा दामोदर है, तो दामोदर से देखिए 1300 मेगावाट, कितना? 1300 मेगावाट बिजली निकलता है, ठीक है। ये कहां कहां दामोदर बांध है? तिलैया में, मेथन में, कोनार में और पंचेत, यानी 4 जगह पर ही बांध है, ठीक है। इससे किस किस राज्य को फायदा मिलता है? बिहार को, झारखंड को और पश्चिम बंगाल को इससे बिजली मिलता है, ठीक है। कोसी, तो ये नेपाल में है, हनुमान नगर में। इससे कितना? तो 2 लाख किलोवाट यहां भी बिजली उत्पादन होता है। इससे नेपालों को बिजली जाता है और बिहारों को बिजली आता है, यानी नेपाल और बिहार दोनों को बिजली मिलती है। खाली कितना कितना मेगावाट, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। इसकी स्थापना कब हुई, सब पिछले वाला वीडियो में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। अब है रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद में उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। यहां पर कितना बाबूरे? 30 लाख किलोवाट बिजली, बाप रे बाप, उत्तर प्रदेश में, यहां पर रिहंद में। अब हीराकुंड, यहां पे 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन होता है। इस यहां पे सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, ये सबसे लंबा बांध पूछेगा, हीराकुंड याद रखना है, 4801 मीटर, ठीक है। अगला देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना, ये कहां पर है? तो राजस्थान में है। यहाँ पे कितना बिजली है सो नहीं दे रहा है, डायरेक्ट थोड़ा मोड़ा जानकारी किताब में दिया था। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा, ये 3 गो बांध है। तो पूछ देगा कि चंबल नदी पर कौन, चंबल नदी पर इनमें से निम्न में से कौन बांध है? ऑप्शन 4 को दे देगा, तो इसको याद रखना है, गांधी राणा, अरे चंबल तो गांधी राणा कोटा, गांधी राणा कोटा चंबल, गांधी राणा कोटा चंबल, याद रखिएगा। अब तुंगभद्रा में, ये कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इससे दक्षिण भारत को फायदा मिलता है, उत्तर भारत को कोई फायदा नहीं। एगो और कर्नाटक में है जिसका नाम है सारवती परियोजना। पूछ देगा सारवती परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में ही। भी बिजली बनाने के लिए सब परियोजना है, 8 गो कम से कम पढ़ा दिए, ठीक है। इसमें मेन जो कहां कहां पर है इसको याद रखना है, और कितना बिजली इससे बनता है याद रखना है, इससे कौन राज्य में है ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब है ताप विद्युत। ताप माने होता है कि ताव से बिजली उत्पन्न करना, माने कोयला पानी को गर्म करता है, भाप टरबाइन को नचाता है, उससे बिजली बनती है। तो ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? ताप विद्युत संयंत्र में, ठीक है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूरे? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, देखिए ताप विद्युत का मतलब समझ में आ गया कि कोयला के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा, गैस से जो बिजली बनता है उसको क्या कहते हैं? ताप विद्युत। इस सब कोयला सबको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। इसके लिए देश में जितना भी बिजली बनाने का काम होता है कोयला से, पेट्रोल से, गैस से, वो कौन करता है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसका नाम है NTPC, यह जो है ताप से बिजली बनाने का काम करता है, इसका देख रेख करता है, ठीक है। पूछ देगा एग्जाम में, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, परमाणु ऊर्जा के बारे में है ना। अब देखिए परमाणु ऊर्जा के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको यहां पे बता देते हैं कि परमाणु ऊर्जा में क्या कहता है कि जब उच्च परमाणु भार वाले तत्व टूटता है, क्योंकि परमाणु में भार होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा। इसमें खनिज क्या क्या चाहिए? सबसे महंगा होता है यूरेनियम, मोनाजाइट, इलेमनाइट, ग्रेफाइट। ये 4 गो ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार सबसे अधिक होता है। तो सबसे अच्छा कौन होता है? परमाणु सबसे अधिक भार और सबसे महंगा यूरेनियम होता है।
इसी से क्या बनता है, तो परमाणु ऊर्जा बनता है। अब यहाँ पे देखिए पूरा फोटो में है, इसके अंदर यूरेनियम ईंधन छोड़ा गया है, इसमें छोड़ा गया है, और यहाँ पे प्रतिक्रिया पोत है यानी मशीन है, और ये नियंत्रण यहाँ पे छड़ है यानी रॉड है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे भाप जनरेटर है, यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से भाप जनरेटर है, भाप जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, और ये जो है टरबाइन है, ये नाचता है, नाचने के बाद ये जनरेटर में बिजली बनता है, और यहाँ से फिर ये भाप जो है ऐसे जा करके देखिए फिर से ऐसे जाता है, फिर से इसमें चला जाता है, फिर से, यानी ये यूरेनियम ईंधन छोड़ने पर जो है इस तरह की प्रक्रिया होती है। और ये टरबाइन है, टरबाइन से लगा हुआ है जनरेटर, जनरेटर का मोटर जो होता है आगे में, मोटर, इस मोटर से गया बिजली के लाइन, देखते हैं घरे घरे, है ना। और इसके बाद जो है भाप जो हो गया यानी केवल पानी, इसमें से जो भाप है ये जो है आसमान में जा रहा है, और इसी को कहते हैं परमाणु ऊर्जा, ठीक है। इस तरीका से परमाणु ऊर्जा काम करता है। तो परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे मेन चीज क्या हो गया, यूरेनियम, मोनाजाइट, इल्मेनाइट और ग्रेफाइट। तो भारत में पूछेगा यूरेनियम कहाँ पर है, तो देखिए झारखंड में, झारखंड में कहाँ, तो जादूगोड़ा में। अब मोनोजाइट कहाँ पर है, तो केरल में, मोनोजाइट केरल में, मोनोजाइट केरल में, यूरेनियम झारखंड में, जादूगोड़ा में, ठीक है। अब पवन परमाणु ऊर्जा के बाद प्रमुख कहाँ कहाँ ये वाला ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा वाला मशीन जो है दिखाए हूं कहाँ कहाँ लगल है, तो तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा यूपी में, काकरापारा गुजरात में, केगा कर्नाटक में, ठीक है। पूछेगा भारत के किन्हीं 5 परमाणु संयंत्र का नाम लिखे, तो टाई टाई फीस हो जाइएगा, कहिएगा सौर रही पढ़े नहीं रहो भैया, पढ़िए ठीक से, ठीक है, इसको लिख लेना पड़ेगा नहीं तो। अब है गैर पारंपरिक, यानी कि ऐसा ऊर्जा जो अपना सब नया नया बनबे किया है, जो खत्म नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक। तो कुछ पूछेगा गैर पारंपरिक ऊर्जा किसे कहते, तो कहेगा वह ऊर्जा जो नवीन आविष्कारों के बाद बना है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे हम गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है। बस तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ज्यादातर आपको कौन कौन ऊर्जा है, तो बायोगैस है, सौर ऊर्जा है, बायो मैंने गोबर से गैस, धूप से, हवा से, और अथी समुद्र के लहर से, और भूमि की गर्मी से। ये 5 गो ऊर्जा जो खत्म नहीं हो सकता है, इसी को क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा। अब इसमें देखिए सौर ऊर्जा तो सब बुझते होंगे, सोलर प्लेट जो लगता है घर पर, तो सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त की जाती है। सोलर पैनल लगा लगा करके और सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, इससे अपना सब लाइट जला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं। इसका पूछेगा सौर ऊर्जा का सबसे बड़का क्षेत्र कहाँ है, तो राजस्थान में, क्या कि धूप सबसे बेसी, यहाँ पे जाइएगा तो करिया हो जाएगा, कि मैंने दक्षिण में, दक्षिण भारत में तो वर्षा बेसी होता है, गर्मी सबसे अधिक धूप यहीं पे पड़ता है, क्योंकि इस होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है ना, तो कर्क रेखा मैंने करकरा देती है गर्मी से, तो यहाँ धूप बेसी होता है, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा काम करता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए पवन ऊर्जा, भैया ये कैसे काम करता है, ये भी एगो क्वेश्चन बच्चा के मन में रहता है, देखिए कैसे काम करता है। देखिए ये टरबाइन है, ये वाला जो टरबाइन है, हवा बह रही है, हवा बह रही है, ये टरबाइन को नचाती है। अब इस टरबाइन में जो है गियर बॉक्स होता है अंदर में, ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं लोब, ये होता है हाई स्पीड सॉफ्ट, यानी एक बेर नाचेगा तो इसको ये 2 बेर 3 बेर नचाएगा, ठीक है। अंदर में देखते हैं 2 गो है, ये एक बेर नाचेगा लेकिन ये स्पीड में इसको नचाएगा। इसके अंदर यही मोटर लगा होता है, ठीक है। इसी मोटर से जो है ये क्या होता है, तो ऊर्जा संग्रह केंद्र, यानी इसी देखते हैं टावर के तौर में से तार आया है, ये जाता है आपको कहाँ पर, बिजली हाउस में, यहाँ से बिजली पोल के माध्यम से जो है सपना सभी जगह पर पहुंचता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है बिजली बनता है इसके अंदर पवन ऊर्जा के। तो पवन ऊर्जा क्या किसे कहते हैं, तो पवन ऊर्जा हवा की गति से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की की सहायता से हवा की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब कहेगा पवन क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो सबसे बेसी हवा कहाँ बहता है, तमिलनाडु में, तब गुजरात में, तब महाराष्ट्र में, तब कर्नाटक में। 4 गो पवन ऊर्जा वाला क्षेत्र के सब ऊर्जा कहाँ कहाँ पाया जाता है, एग्जाम में पूछेगा भर भर के चेला। अगला देखिए क्या है, अब है ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा कैसे काम करती है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा भी देख लीजिए, कहिए ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न होती है। समुद्र में जो उथल पुथल पानी ऊपर नीचे जाता है ना जब समुद्र में, तो उसको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा।
समुद्र के जल के ऊपर नीचे होने से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह एक कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और ये कहां पर है? तो खंभात की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया। पानी के अंदर देखिए लगा हुआ है एगो मशीन, और जब ये पानी ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको नचाता है। इससे एगो बेल्ट लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर से जो है ना पानी आ रहा है, इससे गिराता है। तो गिराने के बाद क्या होता है? ये नाचना शुरू कर देता है टरबाइन। जब ये नाचना शुरू करता है, जब ये नाचना शुरू करता है ना, तो इस देखिए इस होके पानी आ रहा है, और इसके बाद जो है जब ये नाचना शुरू करता है तो नाचते नाचते जो है इसको नचाता है। किसको नचाता है? इसको। ये नचाता है किसको? तो ये नचाता है मोटर को। ये नचा के क्या देता है? तो बिजली देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ज्वारी भाटा ऊपर गया तो पंखा को ऊपर ले गया, नीचे आया तो पंखा को नीचे, तो इससे क्या होता है? पंखा नाचते रहता है। तो कोनो चीज बिजली बनाएंगे तो उसके लिए नचाना पड़बे करेगा। जब तक नाचेगा नहीं तब तक विद्युत चुंबकीय बनेगा कैसे क्षेत्र, और जब बनबे नहीं करेगा तो बिजली कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, ये देख लीजिए बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भूमि के अंदर से जो गर्मी है, गर्मी देखते हैं इसी से जो है सो ताप बन रहा है, और इसी ताप से बिजली बन रहा है, और इसी बिजली से देख रहे हैं इतना सारा काम हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर के भाग में गर्मी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जब धरती के अंदर से गर्म जल या भाप निकलती है तो उससे ऊर्जा उत्पादन की जाती है। अभी कहां कहां है? तो एगो पुगा में है, यानी लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहारों में। देखिए ये वाला प्लांट बिहारों में है, यानी भूमि के तरका गर्मी से बिजली बन रहा है। और एगो बकरेश्वर में है, यानी बकरेश्वर जान के होंगे। बकरेश्वर कौन है? पश्चिम बंगाल है ना, करबो लड़बो मरबो रे, पश्चिम बंगाल बकरेश्वर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बायोगैस, तो इसके बारे में तो बहुत आसान है कि ये तो सब जानते होंगे, गोबर और कचरा से बनता है, ग्रामीण क्षेत्र में बनता है, खास करके यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। ये बहुत आसान चीज है बायोगैस, आप लोग देख लीजिए। कहिएगा तो कभी बायोगैस कैसे बनता है ये भी बता देंगे हम बढ़िया से, कमेंट करिएगा बायोगैस के बारे में अगर पढ़ना हो तो। अब है शक्ति संसाधनों का संरक्षण। देखिए ऊर्जा संकट सबसे बड़का समस्या हो रहा है। धरती पर जितना भी कोयला, पेट्रोल, गैस है सब खत्म हो रहा है। तो इसको बचाने की, इसका बर्बादी नहीं करना चाहिए, बिजली के उपयोग को रोकना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का विकास करना होगा, यानी उसका नए क्षेत्र की खोज करना होगा। वैकल्पिक ऊर्जा मतलब वही हुआ, कोयला पेट्रोल की जगह अलग अलग नए नए ऊर्जा जो खत्म नहीं हो उसका उपयोग करना होगा। और आपस में सभी देशों को मिलजुल करके इस तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी गाड़ी निकालिए जो बिजली से चलता हो, बैटरी से चलता हो, है ना। ऐसी चीजें निकालिए जिसके लिए जो है सो प्रदूषण ज्यादा न फैलाए, जिसके लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता कम हो जाए। तो ऐसा ऐसा आविष्कार करना पड़ेगा। इसके लिए सभी देशों को आपस में मिलकर निर्णय लेना होगा, तभी जाके। तो शक्ति संसाधन का संरक्षण काहे आवश्यक है? एग्जाम में पूछ देगा तो पहले शक्ति के दिया लिख दीजिएगा, इसका पहले महत्व लिख दीजिएगा, और तब जाकर के जो है सो इसके बारे में लिखिएगा कि कोयला पेट्रोल सब के बारे में, और तब उसका उपाय लिख दीजिएगा, समाधान लिख दीजिएगा। इतना लिख दीजिएगा 2-4 नंबर काहे नहीं मिलेगा आपको। तो कैसा लगा ये क्लास प्लीज बताइएगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।